चलिए इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव। आप ध्यान देना, हैलोजन डेरिवेटिव आपके 12th एनसीईआरटी में सेकंड वॉल्यूम में जो यूनिट नंबर 10 है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 12th एनसीईआरटी की सेकंड वॉल्यूम की जो फर्स्ट यूनिट है वो एक्चुअली यूनिट नंबर 10 है। वो ये यूनिट है हैलोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आप ध्यान देना, देखो हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो रिएक्शंस हम ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं और जो रिएक्शन इस चैप्टर में डिस्कस करना बाकी है उसका एक चार्ट फिर से वही शॉर्ट नोट, ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी चैप्टर्स के पैरेलल में प्रिपेयर करवा रहा हूँ ताकि ऑर्गेनिक को रिवाइज करना आपके लिए आसान रहे। तो ध्यान देना, हैलोजन डेरिवेटिव की अगर बात की जाए आरएक्स, इसके लिए ये प्रिपरेशन मेथड्स रहेंगे और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मेथड में आप ध्यान देना, फर्स्ट इज फ्रॉम एल्केन्स, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन टेम्परेचर कंडीशन। याद करें ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन की रिएक्शन अगर आप लेते हैं, रिएक्शन विद HX HBr peroxide NBS इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन हाई टेम्परेचर। याद करें ये सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HBr peroxide, याद करें खराश इफेक्ट या peroxide इफेक्ट भी हम इसे कहेंगे, एंटी मार्कोटिक ऑफ रूट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, NBS इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरीन हाई टेम्परेचर। तो इस केस में हम बात करते हैं अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोजनेशन की, तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ RX विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन एंड सिल्वर फ्लोराइड इन वाटर। याद करें हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलाइड से वापस हैलाइड बनाना, और ये दोनों रिएक्शंस भी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेम रिएक्शन से मैं आपको याद दिलाता हूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, याद आ गई रिएक्शंस ये, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम अल्कोहल, याद करें अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। एक तो हमने बात की थी इसमें रिएक्शन विद HX, इसी में आप याद करें हमने डिस्कस किया था HX के साथ में अगर रिएक्शन की बात की जाए तो HCl प्लस ZnCl2, याद आ रहा है कुछ, ल्यूकास रिएजेंट, ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। PCl5 SOCl2 पाइरिडीन एंड PX3, ये तीनों रिएक्शंस में मैंने आपको नेट रिएक्शंस बताई हैं और इनके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। PCl5 में बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज यस POCl3, SOCl2 पाइरिडीन में इट इज ऑलवेज SO2 और PX3 में इट इज ऑलवेज H3PO3। तीनों ही रिएक्शंस के मैकेनिज्म SN2 होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्कोहल से हैलाइड फॉर्मेशन के मेथड्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम ईथर, ईथर की रिएक्शंस भी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ईथर की रिएक्शन PCl5, देखो PCl5 के साथ में तो जो भी कंपाउंड आपको दिया है बाय प्रोडक्ट POCl3, और रिएक्शन विद HI एक्सेस एंड टेम्परेचर कंडीशन, ये भी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। याद करो ईथर की HI के साथ में रिएक्शन हमने दो कंडीशन में डिस्कस की थी, हॉट HI एंड कोल्ड HI, याद आ रहा है, तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड विद PCl5, यहां भी वही है, आप POCl3 सेपरेट करोगे तो इस केस में आपको मिलेगा जेम डाइलाइट, वही हैलोजन डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। और लास्ट है इसमें फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अमाइन, रिएक्शन विद टिल्डन्स रिएजेंट, रिएक्शन विद टिल्डन्स रिएजेंट। देखो ये रिएक्शन मैंने डिस्कस नहीं की है, लेकिन इस रिएक्शन को केवल मैं नेट रिएक्शन ही डिस्कस कर रहा हूं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफर साइड लेकर केवल नेट रिएक्शन आप याद रखें। आप ध्यान देना, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर आप टिल्डन्स रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो टिल्डन्स रिएजेंट की अगर बात की जाए तो इट इज NOCl, दिस कंपाउंड NOCl इज नोन एज टिल्डन्स रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन अगर आप प्राइमरी अमाइन के साथ करवाएंगे तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से याद रखेंगे। आप ध्यान देना, -H2O, एक तो -H2O -N2, और यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा RCl। आ रहा है समझ में, ये केवल इस रिएक्शन का केवल नेट प्रोसेस आप याद रखें, केवल शॉर्टकट आप याद रखें। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर आप NOCl के साथ कराते हैं तो -H2O N2 और RCl मतलब RX फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा प्रिपरेशन मेथड में जो सारी कंसेप्चुअल रिएक्शन है ऑलरेडी मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुका हूं, केवल ये एक नेट रिएक्शन आपको याद रखना है, ये आपके लिए एक न्यू रिएक्शन है जो पार्ट 2 में डिस्कस नहीं हुई है। बाकी अप टू 6 ऑलरेडी हम सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, और RX की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप RX की उन 14 रिएक्शन को आप याद करें जो हमने SN1 SN2 एंड E2 में कंपैरिजन में डिस्कस की थी। आप याद करें ये 14 रिएक्शंस वही हैं, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अल्कोहल, एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, याद करें एक्वस एंड अल्कोहलिक KOH का कंपैरिजन हमने डिस्कस किया है।
एक्वस केओएच में रिएक्शन मेनली SN2 और एल्कोहलिक केओएच में रिएक्शन मेनली E2 होती है। याद आ रहा है? तो ये वही 14 रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ में हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर भी हमारा फिनिश हो चुका है। तो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर हमारा एक्चुअली पार्ट 2 में ही कवर हो जाता है। तो इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अब आप ध्यान देना, देखो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हैलोजन डेरिवेटिव में मैं एक कैटेगरी और जरूर डिस्कस करना चाहूंगा और वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा हेलोफॉर्म। देखो हेलोफॉर्म चैप्टर एज सच आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हेलोफॉर्म की से रिलेटेड रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि हेलोफॉर्म की जितनी भी रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में है उन सबको कलेक्ट करके एक यूनिट के फॉर्म में, एक चैप्टर के फॉर्म में उसको डिस्कस किया जाए। तो हेलोजन डेरिवेटिव में एक कैटेगरी हमें और डिस्कस करना है, दैट इज हेलोफॉर्म। बाकी आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो चैप्टर मैंने आपसे कहा सेकेंड वॉल्यूम में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी 12 में, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो तो हमारी इसी के साथ में कवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चैप्टर तो हमारा ऑलमोस्ट कवर है। बस हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने आपसे क्या कहा, हेलोफॉर्म एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एज सच कोई डायरेक्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हेलोफॉर्म से रिलेटेड रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो वो रिएक्शंस जो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई हैं उनको मैं कलेक्ट करके एक साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, राइट। तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट हेलोफॉर्म। देखो कंपाउंड हेलोफॉर्म की अगर बात की जाए तो इट इज CHX3। ध्यान देना, CHX3 दिस कंपाउंड इज नॉन एज हेलोफॉर्म। जैसे अगर बात की जाए हेलोजन, यहां पर क्लोरीन है CHCl3, दैट इज नॉन एज क्लोरोफॉर्म, वेल नोन कंपाउंड, आप सभी को आइडिया होगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म इज CHX3, इट्स IUPAC नेम इज ट्राइहेलोमीथेन। द कंपाउंड इज ट्राइहेलोमीथेन। आप ध्यान देना, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। देखो इसमें मेनली दो कंपाउंड्स आपको माइंड में रखना है, CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड CHI3 दैट इज आयोडोफॉर्म, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स पर बेस्ड कई बार कंपैरेटिव क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, तो इसलिए मैं दो कंपाउंड्स को स्पेशली इसमें डिस्कस कर रहा हूं। बाकी तो ठीक है, CHX3 एक जनरल कंपाउंड के फॉर्म में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कई बार इन पर बेस्ड कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं इन दो कंपाउंड्स को स्पेशली डिस्कस कर रहा हूं उसमें। तो क्लोरोफॉर्म की अगर बात की जाए तो इट इज कलरलेस लिक्विड, व्हाइल आयोडोफॉर्म इज येलो डेंस प्रेसिपिटेट। आप ध्यान देना, आयोडोफॉर्म की अगर बात की जाए तो इट इज येलो डेंस प्रेसिपिटेट। कई बार क्वेश्चन में इसका हिंट आपको दिया जाता है अ येलो डेंस प्रेसिपिटेट, या कई बार आपको लिख दिया जाता है येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। अगर येलो प्रेसिपिटेट आपको दिया हुआ है ना, तो आप माइंड में आयोडोफॉर्म को रखिए। कई बार आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन आपको हिंट उसकी इस तरह से दी जाती है, येलो प्रेसिपिटेट। आयोडोफॉर्म आप माइंड में रखें, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में इससे हेल्प मिलेगी। आप ध्यान दें दोनों के यूजेस। देखो अगर बात की जाए क्लोरोफॉर्म की, शायद वेल नोन यूज है, आप सभी जानते हैं इसका। क्लोरोफॉर्म की अगर बात की जाए तो इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक व्हाइल आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म का यूज एज एन एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन एक बात समझ लेना, मैंने आपसे कहा कि आयोडोफॉर्म का यूज एज एन एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन आयोडोफॉर्म में अगर मैं इसका यूज एंटीसेप्टिक होने की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, एंटीसेप्टिक फंक्शन जो है वो आयोडोफॉर्म का खुद का नहीं है। आयोडोफॉर्म इटसेल्फ डज नॉट शो एंटीसेप्टिक फंक्शन। वास्तव में ये जो एंटीसेप्टिक फंक्शन हमें मिलता है वो आयोडीन का मिलता है। क्वेश्चन है, हम कंपाउंड आयोडोफॉर्म ले रहे हैं और जो एंटीसेप्टिक फंक्शन मिलता है वो आयोडीन का मिलता है, तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक? इसलिए क्योंकि आयोडोफॉर्म इज थर्मली लेस स्टेबल कंपाउंड। आप ध्यान देना, आयोडोफॉर्म की अगर बात की जाए तो इट इज थर्मली लेस स्टेबल कंपाउंड, और क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर्स के कांटेक्ट में आता है, डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर आयोडीन लिबरेट करता है। आप ध्यान देना, आयोडोफॉर्म इज थर्मली लेस स्टेबल कंपाउंड एंड इट गेट्स डिकम्पोज्ड टू लिबरेट आयोडीन, और उस आयोडीन का जो आयोडोफॉर्म ने आयोडीन लिबरेट की है, उस आयोडीन का हमें मिलता है एंटीसेप्टिक फंक्शन। तो एक तरह से आयोडोफॉर्म का जो एंटीसेप्टिक यूज है एज एन एंटीसेप्टिक, वो इनडायरेक्ट यूज है, क्योंकि आयोडोफॉर्म बीइंग थर्मली लेस स्टेबल कंपाउंड लिबरेट्स आयोडीन। तो वास्तव में अगर बात की जाए तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ आयोडीन।
इट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ आयोडीन। तो ये दोनों की यूज। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, एंड दैट इज क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव एक्वस AgNO3 टेस्ट। एक्वस AgNO3 टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये क्लोरोफॉर्म के केस में नेगेटिव रहता है, जबकि एक्वस AgNO3 टेस्ट पॉजिटिव रहता है आयोडोफॉर्म के केस में। अब क्लोरोफॉर्म में केस ये टेस्ट नेगेटिव है और आयोडोफॉर्म में टेस्ट पॉजिटिव है, ऐसा क्यों, ये तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन पहले ये भी तो बताओ कि AgNO3 टेस्ट होता क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्वस AgNO3 टेस्ट की अगर बात की जाए तो इट इज अ टेस्ट फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में हैलोजन प्रेजेंट होता है उनके लिए हम एक्वस AgNO3 टेस्ट की बात करते हैं। आप ध्यान देना, देखो एक्वस AgNO3 टेस्ट की अगर बात की जाए it is a test for halogen containing compounds. For halogen containing compounds, और होता क्या ध्यान देना, जैसे मान लो आपने कंपाउंड लिया RX और इसकी रिएक्शन अगर आप लेते हैं एक्वस AgNO3 के साथ में, अगर आप हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक RX, ये कंपाउंड आपने लिया दैट इज हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन अगर आप एक्वस AgNO3 के साथ में लेते हैं तो यहां पर रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होगा, देखो NO3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को सब्स्टिट्यूट करेगा। NO3 माइनस का यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और ये X को रिप्लेस कर देगा, और जो X यहां से रिलीज हुआ है, जो X यहां से लीव किया है X माइनस के फॉर्म में, वो Ag प्लस आयन के साथ में कंबाइन होकर यहां पर हमें AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो प्रेसिपिटेट ऑफ AgX इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, और इसी बेसिस पर हम कंपाउंड में हैलोजन की प्रेजेंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें AgX प्रेसिपिटेट मिला तो अंडरस्टूड है कि जो कंपाउंड हमने लिया उसमें हैलोजन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है तभी तो वो हैलोजन NO3 माइनस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूट होकर Ag प्लस के साथ में कंबाइन हुआ और तभी हमें AgX का प्रेसिपिटेट मिला है। क्या बात समझ में आ रही है? और देखो, हाँ ये आप ध्यान देना, अगर मैंने कहा कि इट इज अ टेस्ट फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए ये टेस्ट हम यूज करते हैं, क्या मैं कह सकता हूं इसमें हम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, उनका टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, समझ में आ रहा है? शायद आपने पढ़ा हो AgF वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, केवल AgCl, AgBr और AgI ही प्रेसिपिटेट होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ध्यान देना, अब इसमें देखो मैंने आपसे कहा कि फ्लोरीन का टेस्ट आप नहीं कर सकते, फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड में टेस्ट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन का अगर मैं बात करूं Ag प्लस के साथ में एसोसिएशन, तो AgF वो वाटर में सॉल्युबल होता है। हाँ, AgCl, AgBr, AgI अगर बना तो वो प्रेसिपिटेट होंगे, और इसमें तो इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो AgI का पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, राइट? तो कलर के अकॉर्डिंग आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है। तो ये होता है एक्चुअली एक्वस AgNO3 टेस्ट। अब आप ध्यान देना, देखो एक्वस AgNO3 टेस्ट की अगर बात की जाए तो अगर एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाए, ध्यान देना, अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं तो हम ये कह सकते हैं कि हेलोफॉर्म एक्वस AgNO3 टेस्ट नहीं देते हैं। हेलोफॉर्म डज नॉट शो एक्वस AgNO3 टेस्ट। क्वेश्चन है क्यों नहीं देगा? हेलोफॉर्म में भी तो हैलोजन प्रेजेंट है ना, फिर तो यहां भी NO3 माइनस अटैक करके X को सब्स्टिट्यूट करे और ये X Ag प्लस एन के साथ में कंबाइन होकर AgX का प्रेसिपिटेट बने, तो इसमें भी टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। हम एक जनरल स्टेटमेंट ऐसा क्यों दे रहे हैं कि हेलोफॉर्म डज नॉट शो एक्वस AgNO3 टेस्ट? उसका रीजन है क्योंकि हेलोफॉर्म में अगर हम इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान देना, हेलोफॉर्म में अगर हम इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ध्यान देना, हेलोफॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में फिजिबल नहीं है। ध्यान देना, हेलोफॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में फिजिबल नहीं होती है, एंड इट इज ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोफॉर्म, इट इज ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ हेलोफॉर्म। आपने पढ़ा होगा, देखो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। क्या मैं कह सकता हूं, जैसे जैसे मीथेन, जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है मीथेन, अब मीथेन में अगर आप एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करें CH3Cl, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करें 3 से रिप्लेस करें 4 से रिप्लेस करें,
जैसे जैसे हेलोजन का काउंट बढ़ेगा, क्या मैं कह सकता हूं, कंपाउंड का डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा। आपने पढ़ा होगा, आपको इनऑर्गेनिक में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH2Cl2 से, CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा CHCl3 से, और CHCl3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है CCl4 से। CCl4 का तो डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो विद द इंक्रीज इन क्लोरीन ऑन कार्बन डायपोल मोमेंट इज डिक्रीजिंग। तो वास्तव में क्लोरोफॉर्म की अगर बात की जाए तो क्लोरोफॉर्म का डायपोल मोमेंट कम होता है, और डायपोल मोमेंट कम होने की वजह से पोलैरिटी कम होगी, और पोलैरिटी कम होने की वजह से इसका किसी भी रिएजेंट के लिए अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ध्यान देना, क्योंकि हेलोफॉर्म CHX3 जनरल टर्म ले लेते हैं हम इसमें, क्योंकि हेलोफॉर्म का डायपोल मोमेंट कम होता है। मैंने आपसे कहा हेलोजन इंक्रीज होने के साथ साथ डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा। CH3X का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH2X2 से, CH2X2 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा CHX3 से, और CHX3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा CX4 से। CX4 का तो आप कह सकते हैं 0 होगा। तो CHX3 का डायपोल मोमेंट कम होता है, इसलिए इसकी पोलैरिटी कम होती है। पोलैरिटी कम होती है तो किसी भी रिएजेंट के लिए इसका अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए ये रिएजेंट के साथ में कम इंटरैक्ट करता है। और अगर ये रिएजेंट के साथ में कम इंटरैक्ट करेगा तो रिएक्शन में इसका पार्टिसिपेशन कम होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हेलोफॉर्म नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी डिफिकल्ट होती है। और ये रीजन है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की हेलोफॉर्म में भी, वो हमें नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हेलोफॉर्म की अगर आप एक्वस HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन में देयर विल बी नो रिएक्शन, और अगर रिएक्शन ही नहीं होगी, अगर NO3- वहां से X को रिप्लेस ही नहीं करेगा, तो X अगर रिप्लेस नहीं होगा, X अगर लीव नहीं करेगा, तो AgX प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन जनरल एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि हेलोफॉर्म डज नॉट शो एक्वस HNO3 टेस्ट, और ये रीजन है कि क्लोरोफॉर्म इज आल्सो वन ऑफ द हेलोफॉर्म, दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव AgNO3 टेस्ट। तो फिर एक पॉइंट आता है कि अगर ऐसी बात है तो आयोडोफॉर्म भी तो एक हेलोफॉर्म है। अरे भाई आयोडोफॉर्म भी तो हेलोफॉर्म है, तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव क्यों शो कर रहा है? फिर तो हेलोफॉर्म के लिए अगर जनरल स्टेटमेंट है कि हेलोफॉर्म AgNO3 टेस्ट नहीं देता है, तो जैसे क्लोरोफॉर्म नहीं दे रहा है क्योंकि वो हेलोफॉर्म है, तो फिर आयोडोफॉर्म भी एक हेलोफॉर्म है, वो भी टेस्ट नहीं देना चाहिए। क्या मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर तो इसमें भी टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर टेस्ट पॉजिटिव क्यों? रीजन है, यहां पर टेस्ट पॉजिटिव रीजन होने का, देखो यहां पर अगर मैं टेस्ट पॉजिटिव होने की बात करूं तो रीजन ये नहीं है कि आयोडोफॉर्म तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देगा इस तरह से और क्लोरोफॉर्म नहीं कर पाएगा। नो, देखो जैसे क्लोरोफॉर्म अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, जैसा कि मैंने जनरल स्टेटमेंट में कहा कि हेलोफॉर्म में इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो क्लोरोफॉर्म में भी नहीं हो पाएगी, आयोडोफॉर्म में भी नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन है फिर आयोडोफॉर्म में टेस्ट पॉजिटिव क्यों? तो उसका रीजन है लेस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोडोफॉर्म। ध्यान देना, अब मैं इसका रीजन लिख रहा हूं, ड्यू टू लेस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोडोफॉर्म, it gets decomposed to liberate आयोडीन। ध्यान देना, क्योंकि आयोडोफॉर्म की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, वो मैंने आपको अभी भी बताया था। यही तो रीजन है कि उसमें से जो आयोडीन लिबरेट होती है, इसी वजह से हमें आयोडोफॉर्म का एंटीसेप्टिक फंक्शन भी मिलता है। तो क्योंकि आयोडोफॉर्म की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, तो वो डिकम्पोज होकर आयोडीन लिबरेट करता है। अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी। ध्यान देना, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर आयोडीन लिबरेट करता है, तो ध्यान देना, दिस आयोडीन विल रिएक्ट विद वाटर प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर। क्या मैं कह सकता हूं रिएक्शन मिक्सचर में वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि हम यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस HNO3 टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, होता क्या है यहां पर इस केस में, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, दिस आयोडीन विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म HI प्लस HOI। ध्यान देना, आयोडीन वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाते हैं HOI प्लस HI। याद करो, ब्रोमीन प्लस वाटर HOBr प्लस HBr, याद है पहले डिस्कस किया, ब्रोमीन प्लस वाटर HOBr प्लस HBr, ऐसे आयोडीन प्लस वाटर HOI प्लस HI। तो आयोडीन और वाटर आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं HOI प्लस HI। बोले आयोडीन कहां से आया? हम तो आयोडोफॉर्म ले रहे हैं,
आयोडोफॉर्म थर्मली लेस स्टेबल होता है, वो लिबरेट करेगा आयोडीन, डीकंपोज होकर आयोडीन लिबरेट करता है, और ये आयोडीन फिर रिएक्ट करता है वाटर से, क्योंकि एक्वस AgNO3 आप ले रहे हैं तो वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा HOI प्लस HI। और ध्यान देना, ये जो HI बना, ये HI फिर AgNO3 के साथ में रिएक्ट करता है। ध्यान देना, ये HI AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड बेस्ड रिएक्शन। और इस एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या होगा, देखो, दिस इज Ag प्लस NO3 माइनस एंड दिस इज H प्लस I माइनस। क्या मैं कह सकता हूं, ये I माइनस Ag प्लस के साथ में एसोसिएट होगा और यहां पर हमें मिलता है AgI का प्रेसिपिटेट। इस तरह से यहां पर हमें टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। तो इस केस में टेस्ट पॉजिटिव मिला। अगर हमें AgI प्रेसिपिटेट मिला तो उसका रीजन है AgNO3 की रिएक्शन जो है वो आयोडोफॉर्म के साथ में नहीं हुई है। AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ में हुई है, HI के साथ में। क्वेश्चन है HI कहां से आया, HI का फॉर्मेशन हुआ आयोडीन और वाटर की रिएक्शन से। क्वेश्चन है वाटर तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम एक्वस AgNO3 ले रहे हैं, ये आयोडीन कहां से आया, आयोडीन किसने लिबरेट किया, आयोडोफॉर्म ने। तो आयोडोफॉर्म की थर्मल स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। वो लिबरेट करता है आयोडीन, आयोडीन रिएक्ट करता है वाटर से, HI बनाता है और HI फिर AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके AgI का प्रेसिपिटेट देता है। अब क्वेश्चन है फिर क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में टेस्ट नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, जैसे यहां पर NO3 माइनस ने डायरेक्ट यहां से X को रिप्लेस किया, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो हेलोफॉर्म इन्वॉल्व होगा ही नहीं। दैट इज ड्यू टू लेस पोलैरिटी ऑफ हेलोफॉर्म, लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोफॉर्म। और अगर बात की जाए क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, वो आयोडोफॉर्म की तरह इस तरह से क्लोरीन लिबरेट नहीं करता है। ये रीजन है कि क्लोरोफॉर्म में टेस्ट नेगेटिव होता है जबकि आयोडोफॉर्म में टेस्ट पॉजिटिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म से रिलेटेड कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स, हेलोफॉर्म का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है। आगे फिर हम इसकी हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म प्रिपरेशन के लिए हमें एक ही मेथड डिस्कस करना है, लेकिन जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बनता है। आप ध्यान देना, बात करते हैं इसमें प्रिपरेशन मेथड, और इसमें एक ही रिएक्शन हमें डिस्कस करना है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। आप ध्यान देना, देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलोफॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म फॉर्मेशन की बात करते हैं। ध्यान देना, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हेलोफॉर्म, इट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म। क्या रिएक्शन होती है आप ध्यान दें। देखो नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो द कंपाउंड CH3COG when reacted with halogen in alkaline medium। आप ध्यान देना, इसमें कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे हेलोजन के साथ में अल्कलाइन मीडियम में। एक तरह से आप कह सकते हैं रिएक्शन में जो रिएजेंट कंडीशन होगी दैट इज रिएक्शन विद हेलोजन इन अल्कलाइन मीडियम एंड दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विद हेलोजन इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स हेलोफॉर्म। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो देखो ये जो CH3 ग्रुप यहां पर कंपाउंड में प्रेजेंट है, this CH3 group gets converted into haloform। So this CH3 group gets converted into haloform। क्या होगा देखो रिएक्शन में, कंपाउंड का CH3 ग्रुप जो है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एक तो इसमें कंपाउंड बनता है CHX3 that is haloform and the part other than CH3 ग्रुप। आप ध्यान देना, इस कंपाउंड का CH3 के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट के करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ एसिड। आप ध्यान देना, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COONA। So this is the product formed in haloform reaction। It is mixture of haloform and salt of acid। अब एक बात ध्यान देना, देखो ये रिएक्शन मैंने आपसे कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है which compound can show haloform reaction। आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा this compound will react with halogen in alkaline medium to give haloform reaction। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि which compound can show haloform reaction। तो आप ध्यान देना, किस टाइप का कंपाउंड ये रिएक्शन शो कर पाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो ध्यान देना, कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करे इसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब वो रिक्वायरमेंट आप ध्यान देना क्या है, ध्यान दें CH3CO
दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट टू बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। आप ध्यान देना, एक कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाए, वो एल्कलाइन मीडियम में हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन कर पाए, इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि कंपाउंड में CH3CO यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए। CH3CO ग्रुप, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट टू बी प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये अगर कंपाउंड में एक यूनिट प्रेजेंट है CH3CO, तो ध्यान देना इसी रिक्वायर्ड यूनिट का जो CH3 ग्रुप है, ध्यान देना यहां पर ये CH3 ही होना चाहिए, और इसी रिक्वायर्ड यूनिट का जो CH3 ग्रुप होगा, ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट होता है हैलोफॉर्म में, और इसके साथ में जो रिमेनिंग पार्ट होगा, उस रिमेनिंग पार्ट के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। अब आप ध्यान दें, देखो यहां पर CH3CO तो हमने कहा भाई दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट टू बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्वेश्चन है जी, ध्यान देना जी की अगर बात की जाए तो ये यहां पर एक वेरिएबल यूनिट है, जी यहां पर एक वेरिएबल यूनिट है, और ऐसा भी नहीं है कि व्हाटएवर इज द ग्रुप जी द कंपाउंड विल एसेंशियली शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऐसा भी नहीं है। जी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जी की क्या लिमिटेशंस है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, लेकिन जी की लिमिटेशंस को चेक करने से पहले तो आप ये चेक करें कि कंपाउंड में अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, देन थिंक अबाउट हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो आप हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोचिए, ग्रुप जी के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्हाटएवर इज द ग्रुप जी इट विल एसेंशियली शो रिएक्शन। जी के कुछ कंडीशंस है, कुछ लिमिटेशंस है, बट वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। अब ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए तो ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाएगा। तो क्वेश्चन है, क्या हम इस बात पर एकदम रिजिड हैं कि कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होगा तभी हम हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नो? तो ध्यान देना ऐसा नहीं है, इस कंडीशन में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप समझना बात को, ये जो मैंने यहां पर रिक्वायरमेंट दी है CH3CO की जो रिक्वायरमेंट है, हम इस रिक्वायरमेंट में भी रिजिड नहीं है, हम इस रिक्वायरमेंट में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल क्या है? तो ध्यान देना फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ध्यान देना अगर कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तब भी हम कंपाउंड में हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन ये होगी कि कंपाउंड में अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन उस कंपाउंड में CH3CO में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अल्टीमेटली हमें CH3CO ग्रुप तो चाहिए। अब दो तरह से हो सकता है, या तो CH3CO ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, या कंपाउंड में CH3CO ग्रुप जनरेट हो ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर कंपाउंड में ड्यूरिंग द रिएक्शन CH3CO ग्रुप जनरेट होने की कैपेबिलिटी है तो वो कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ सर कि CH3CO तो रिक्वायर्ड होगा ही, या तो पहले से प्रेजेंट हो या ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें CH3CO कंपाउंड में मिल जाए। तो यस यही बात है। मतलब आप इसको ऐसा समझ लें कि मान लो कोई कंपाउंड आकर हमें ये कहे कि मुझे हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करना है। मान लेते हैं कोई कंपाउंड आकर हमें ये कहे कि मुझे हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करना है, तो हमारा उस कंपाउंड से सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या आप ऐसे हैं? अब मान लो अगर कंपाउंड ये कहता है कि यस मैं ऐसा हूं, तो हम उसे कहेंगे वेलकम, आप आइए, आप हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। और मान लो अगर कंपाउंड ये कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो हम उसके सामने एक कंडीशन रख सकते हैं, क्या आप ऐसा बनने के लिए तैयार हैं? मान लो अगर कंपाउंड कहता है कि नो मैं ऐसा क्यों बनूंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो फिर हम बात करेंगे उससे कि आप जाइए, आप हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर सकते। और अगर मान लो कंपाउंड ये कहता है कि यस मैं ऐसा बनने के लिए तैयार हूं, मुझे तो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करना है, मैं ऐसा बनने के लिए तैयार हूं, तो हम उस कंपाउंड का भी वेलकम करेंगे जो ऐसा तो नहीं है बट ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसा बनने के लिए तैयार हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। क्या पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर मुझे दो तीन बात करना है। एक तो अगर कंपाउंड में ये यूनिट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कैसे हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, एक तो ये बात डिस्कस करेंगे। फिर हमें उन कंपाउंड्स के बारे में बात करनी होगी जो ड्यूरिंग द रिएक्शन इस तरह की यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना
कि रैंडमली कोई भी कंपाउंड आपने ले लिया और वो इस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड ही इस रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स कौन से होंगे और कैसे वो इस रिक्वायर्ड यूनिट में पहले कन्वर्ट होंगे फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, हमें वो भी डिस्कस करना होगा। और एक मुझे ये भी डिस्कस करना होगा कि ग्रुप जी यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ग्रुप जी हो कंपाउंड में हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। जी की भी कुछ कंडीशंस है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले कि CH3CO ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो हैलोफॉर्म कैसे शो करेगा। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से, आप ध्यान दें। देखो CH3CO की अगर बात की जाए, अगर कंपाउंड में CH3CO यूनिट प्रेजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन ऑफ CH3 इज एसिडिक इन नेचर। आप ध्यान देना, इस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं कि CH3CO का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है। इट विल शो एसिडिक कैरेक्टर। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर और इस हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप याद करें GOC1 में हमने ये कंसेप्ट, एक जनरल कंसेप्ट अप्लाई किया था एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप ध्यान देना, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दैट नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन दैट इज कॉन्जुगेट बेस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद ऑक्सीजन। वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज होगा और क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन के साथ होने वाला रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है। याद करो कौन कितना रूल, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं दैट रेजोनेंस विल बी स्ट्रॉन्ग, सो इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांगली स्टेबलाइज हो रहा है तो फिर तो डेफिनेटली दिस हाइड्रोजन विल हैव एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज हाइड्रोजन इज इट्स एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो हमने रिक्वायर्ड यूनिट की बात की थी CH3CO की, उस CH3CO का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है। और अगर हाइड्रोजन एसिडिक है तो ध्यान देना रिएजेंट कंडीशन इज एल्कलाइन। हमने रिएक्शन में एल्कलाइन कंडीशन लेने की बात की है, हम कंपाउंड की रिएक्शन करवा रहे हैं हेलोजन के साथ में एल्कलाइन मीडियम में। और कंडीशन अगर एल्कलाइन है तो फिर सबसे पहले तो क्या होगा एज ए बेस क्या होगा, देखो इसमें OH- एज ए बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा और OH- जब यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये अनायन मिलेगा। यहां पर हमें ये अनायन मिलेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OG। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, ये जो अनायन बना, ये अनायन जब रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट हेलोजन के कांटेक्ट में आएगा, ये अनायन जब रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट हेलोजन के कांटेक्ट में आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा हेलोजन की वैकेंसी के लिए। यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा हेलोजन की वैकेंसी के लिए, हेलोजन के वैकेंट ऑर्बिटल के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब आप कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। और क्या मैं कह सकता हूं जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा दोनों हेलोजन में EN डिफरेंस क्रिएट होगा और EN डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात ये? अब देखो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में कार्बन के साथ में तो हेलोजन एसोसिएट हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में यहां से X सेपरेट हो जाएगा X- के फॉर्म में। क्लियर बात ये? तो इस तरह से यहां पर ये अनायन हेलोजन के साथ में रिएक्ट करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, मैंने आपको कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा हेलोजन की वैकेंसी के लिए। तो अगर हम हेलोजन में वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि इस रिएक्शन में फिर हम F2 यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लोरीन के पास देयर विल बी नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोफॉर्म, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन में आप ध्यान देना, यहां पर फिर तो हम F2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि F2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब इस रिएक्शन में आप CHF3 नहीं बना सकते। दिस X इट कैन नॉट बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आया समझ में? तो इस तरह से यहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट यहां तक होकर के हेलोजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्लियर हो रही बात ये? अब आप ध्यान देना, देखो यहां तक का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को एक तरह से आप बोल सकते हैं हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस। क्योंकि हुआ क्या, दिस हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से हो चुका है। जैसे नहीं एल्केन का हेलोजनेशन करते हैं, CH4 ऑन हेलोजनेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH3Cl। तो जैसे RH से RX बनता है ना, H का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से हेलोजनेशन प्रोसेस, वैसे ही आप कह सकते हैं यहां भी हेलोजनेशन प्रोसेस हुआ है, लेकिन ये हेलोजनेशन प्रोसेस डायरेक्ट नहीं हुआ है, इट इज थ्रू एसिड बेस। तो ध्यान देना यहां तक के प्रोसेस को मैं लिख रहा हूं उसमें, इट इज हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, इट इज हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस। क्या क्लियर हो रही बात है? अब एक बात सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को बेस ने रिमूव किया, अनायन बना और फिर इसमें हेलोजन इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये हेलोजनेशन डायरेक्ट नहीं है, इट इज थ्रू एसिड बेस। तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हेलोजनेशन प्रोसेस यहां पर रुकने वाला नहीं है, बिकॉज स्टिल टू हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड व्हिच कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। और अगर हम बात करें कि दिस प्रोसेस इज थ्रू एसिड बेस, तो फिर तो मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड में अभी भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड दीज एसिडिक हाइड्रोजन्स आर इवन मोर एसिडिक देन द प्रीवियस हाइड्रोजन। पहले वाले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अब जो हाइड्रोजन है वो तो और भी ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं ना, क्योंकि हेलोजन का जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो भी तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये जो एसिड बेस के थ्रू हम हेलोजनेशन की बात कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं ये यहाँ पर रिपीट होगा फॉर 2 more टाइम्स, क्योंकि ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, फिर से यहाँ पर अनायन बनेगा और वो अनायन फिर से हेलोजन के साथ में रिएक्ट करेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना ये प्रोसेस यहां पर 2 टाइम्स होगा, ये प्रोसेस यहां पर 2 टाइम्स होगा, और इस तरह से क्या होगा, 1 by 1 दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। और इस तरह से यहां पर इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3C+OG। क्या क्लियर हो रही बात है? यहां तक के प्रोसेस को आप लिख सकते हैं हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस। सो दिस इज हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। आया समझ में? और अब आप ध्यान देना, अब ये कंपाउंड जब बना और इस कंपाउंड से जब OH- कांटेक्ट में आएगा, तो अब यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल इस डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। तो ध्यान देना अब यहां पर स्टार्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्वेश्चन है ये OH- इस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर रहा है, ऐसा क्यों, कैसे हमने डिसाइड किया? तो क्या मैं कह सकता हूं जो हमने GOC2 में कंसेप्ट डिस्कस किया था, आप याद करें, A double bond B and A double bond A, when multiple bond is present between different electronegative atoms, the compound show nucleophilic reaction। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, ये कंपाउंड यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। अब एक पॉइंट आता है कि अगर हम यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का ये रीजन दे रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो मल्टीपल बॉन्ड तो यहां भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट था, तो फिर तो यहां भी ऐसा हो सकता था कि OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर जाता। वो यहां पर एसिड बेस क्यों? तो उसका रीजन है कि डेफिनेटली यहां पर आप कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि OH- कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम ऑफ CO ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट कैन शो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आल्सो। बट क्या मैं कह सकता हूं अगर यहां पर 2 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज हैं, एसिड बेस एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो प्रेफर क्या होगा, एसिड बेस। यस, एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होगी, इसलिए यहां पर एसिड बेस हुआ। और इनफैक्ट आप देखो जब तक यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, 3 एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, तब तक इसमें एसिड बेस के थ्रू हाइड्रोजनेशन हुआ। लेकिन जब सभी एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन से रिप्लेस हो चुके हैं, तो अब यहां पर एसिड बेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर एसिड बेस की पॉसिबिलिटी नहीं, तो अब यहां पर हमने क्या रिएक्शन कंसीडर किए, न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन इस न्यूक्लियोफिलिक से पहले हमने जब तक एसिड बेस पॉसिबल था, हमने एसिड बेस ही कंसीडर किया। और अब आप ध्यान देना, ये यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक में कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद करो न्यूक्लियोफिलिक में भी तो कैटेगरीज बताइए ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SNA, SN1, SN2, क्या लगता है कौन सी रिएक्शन शो करना चाहिए यहां पर? आंसर है SNA रिएक्शन। आप ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज लाइक एसिड डेरिवेटिव्स, होता है ना, जैसे RC डबल बॉन्ड O Z, Z इज लीविंग ग्रुप, Z इज विड्रॉइंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, बिल्कुल वैसा ही आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड इज लाइक एसिड डेरिवेटिव्स।
तो यहां पर जो रिएक्शन होगी दैट विल बी SNA, और इस SNA रिएक्शन में क्या होगा ध्यान देना, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। याद रहा है SNA रिएक्शन, बस SNA रिएक्शन का कंसेप्ट आप यहां पर अप्लाई करें तो अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। ध्यान देना CH3 यहां से लीव कर जाएगा CH3 माइनस के फॉर्म में, और ये OH माइनस यहां पर ऐड होकर बनेगा एसिड। अब जरा देखो यहां पर एसिड बना और साथ में ये अनायन बना, क्या मैं कह सकता हूं दिस अनायन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ हेलोफॉर्म। ये अनायन जरा देखो इस हेलोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस ही तो है, इन दोनों में एक प्रोटॉन का ही तो अंतर है, और ये अगर यहां पर बेस है तो दिस इज एसिड, इन दोनों के बीच में होगी एसिड बेस रिएक्शन। यहां पर अब हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन, और ये एज ए बेस यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और ध्यान दें जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CHX3 का, और साथ में अब इस एसिड के करस्पॉन्डिंग यहां पर मिल जाएगा ये अनायन O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OG, और इसके साथ में एसोसिएट होगा Na+, और Na+ एसोसिएशन के साथ में बनेगा हेलोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड। इस तरह से यहां पर रिएक्शन में हेलोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना यहां तक के प्रोसेस को तो हमने डिस्क्राइब किया एज हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस। इसके बाद में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई है, और याद करो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। याद करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वाटर है तो हाइड्रोलिसिस, और अगर OH माइनस है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। मतलब यहां तक के प्रोसेस को आप बोल सकते हैं, यहां तक के प्रोसेस को आप बोल सकते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या बात समझ में आ रही है? और इस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद में अब यहां पर मिल चुका है हमें कॉन्जुगेट बेस ऑफ हेलोफॉर्म प्लस एसिड, और इनके बीच में क्या रिएक्शन हुई है, एसिड बेस। और इस एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू यहां पर हमें मिला कंपाउंड हेलोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड। So this is how CH3COG will participate in haloform reaction to form haloform plus salt of acid. ये यहां पर इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म है। अब देखो मैंने आपको यहां पर मैकेनिज्म का एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस मैकेनिज्म को आपको इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इसका एक एक स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। बेस्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन को आप याद रखें, इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा माइंड में रखें, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है थ्रू प्रोसेस। अगर आप इसको प्रोसेस के थ्रू माइंड में रखोगे ना तो आपको मैकेनिज्म का एक आउटलाइन आपकी बन जाएगी, आपके माइंड में उसकी एक इमेज बन जाएगी कि कैसे ये कंपाउंड हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। और उसके लिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं आप प्रोसेस माइंड में रखो। आप तो ये माइंड में रखो CH3COG जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू हेलोफॉर्म थ्रू 3 processes. It will convert into हेलोफॉर्म by the combination of 3 processes. कौन से 3 प्रोसेस होंगे? हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड एसिड बेस। बस अगर आप ये 3 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन माइंड में रखोगे ना तो आपके माइंड में एकदम पिक्चर सेट हो जाएगी, एकदम इमेज बन जाएगी इस मैकेनिज्म की कि कैसे ये कंपाउंड हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। मैं आपको बताता हूं, देखो देखो अगर आपको ये पता है कि CH3COG this compound will convert into haloform by the combination of 3 processes: halogenation through acid base, alkaline hydrolysis and acid base. बस आप स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहला प्रोसेस क्या होना है? हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस। मतलब एसिड बेस के थ्रू क्या होगा? हेलोजनेशन होगा, जिसमें ये 3 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे? हेलोजन से। तो डायरेक्ट आप क्या करो, इसमें ये प्रोसेस होगा हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, और उसका हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मैं कह सकता हूं ये जो हम पहला प्रोसेस की बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में हेलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, उसका प्रोडक्ट ये होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। करवाओ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। और जब आप यहाँ पर OH माइनस का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी SNA, अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव।
और इससे बनेगा CH3 माइनस प्लस एसिड। और लास्ट हमने कहा भाई थर्ड कॉम्बिनेशन में थर्ड प्रोसेस है एसिड बेस, करवाओ एसिड बेस, और जैसे ही एसिड बेस करेगा यहां पर आपको हैलोफॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ एसिड बनता हुआ नजर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बस इस तरह से अगर आप हैलोफॉर्म रिएक्शन को माइंड में रखते हैं ना इसका मैकेनिज्म, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आप तो ये माइंड में रखें CH3COG दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू हैलोफॉर्म बाय 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज हैलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, इसके तीनों हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, हो गया हैलोजनेशन थ्रू एसिड बेस। हमें ये पता है कि एसिड बेस के थ्रू है, मतलब पहले बेस H को हटाएगा, बाद में हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस होगा, और ये 3 टाइम्स होगा 3 हाइड्रोजन के लिए, तो अल्टीमेटली 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ये तो हाइड्रोजनेशन थ्रू एसिड बेस। उसके बाद में करो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसएनए रिएक्शन। एसएनए रिएक्शन का कांसेप्ट डिस्कस किया है, अटैक ओपन क्लोज लीव प्रोडक्ट, जय हिंद। तो यहां पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाया, और थर्ड हमने कहा एसिड बेस, कराओ एसिड बेस, आपको दिख जाएगा हैलोफॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। तो इस तरह से अगर आप रिएक्शन के मैकेनिज्म को माइंड में रखोगे तो ये रिएक्शन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, राइट। सो दिस इज अबाउट हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये यहां पर हैलोफॉर्म रिएक्शन का कांसेप्ट है और उसका मैकेनिज्म। अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा भाई हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी का कंपाउंड रिक्वायर्ड होता है, और वो कैटेगरी मैंने आपको बताई द कंपाउंड विच इज हैविंग CH3CO यूनिट, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट फॉर अ कंपाउंड टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी कहा कि हम इस कंडीशन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं, और फ्लेक्सिबल ये है कि या तो कंपाउंड में ये यूनिट पहले से प्रेजेंट हो, या फिर अगर कोई कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन इस यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है तो वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। तो अगर कंपाउंड में यूनिट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो हैलोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, वो तो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं उन कंपाउंड्स की बात करने जा रहा हूं जिन कंपाउंड्स में यूनिट पहले से प्रेजेंट नहीं है, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन वो इस यूनिट में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जरा उन कंपाउंड्स के बारे में बात कर ली जाए, उनसे भी हम मिल लेते हैं, क्योंकि वो भी ऑप्शन में हो सकते हैं। भाई क्वेश्चन अगर आता है विच कंपाउंड कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो हो सकता है उस कैटेगरी का कंपाउंड आपको ऑप्शन में दिया हो, वो डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में आप ध्यान देना, रिएक्शन में रिएजेंट कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, द रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज टू बी रिएक्टेड विद हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम। तो रिएक्शन हम ले रहे हैं हैलोजन के साथ में एल्कलाइन मीडियम में। ध्यान देना, ये जो रिएजेंट कंडीशन है ना, इस रिएजेंट कंडीशन को भी कई बार आपको अलग अलग तरीके से लिखकर दे दिया जाता है, और कई बार स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ये रिएजेंट कंडीशन को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। होगा वही, सबका सेंस एक ही है, रिएक्शन विद हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम, लेकिन हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम को लिखने के कितने तरीके हैं, जरा इस बात को देखिए। तो ध्यान देना, देखो रिएजेंट कंडीशन को लिखने के कितने तरीके हैं, जरा देखो। X2 प्लस NaOH, ये तो आपको नेट रिएक्शन में मैंने लिख कर दिया है। देखो X2 प्लस NaOH तो यहां पर लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट ये तो है ही, लेकिन आप ध्यान देना इसी X2 प्लस NaOH को लिखने के और क्या तरीके हो सकते हैं, जरा सुनिए इस बात को। X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम हो सकता है NaOH की जगह आपको लिखकर दे दिया जाए इसमें एल्कलाइन मीडियम, बात तो वही है, क्योंकि रिएक्शन तो यही है ना, अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड CH3COG इज रिएक्टेड विद हैलोजन इन एल्कलाइन मीडियम, यही है ना। तो हो गया इसमें X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम। या फिर आपको रिएजेंट कंडीशन में ये भी गिवन हो सकता है X2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब एक बात सोचिए, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर अगर आपको दिया है तो इसका मतलब भी तो NaOH हुआ ना, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे, यहां पर बनेगा इसमें NaOH। तो फिर से वही बात आ गई X2 प्लस NaOH। या फिर आप ध्यान देना, हो सकता है आपको लिखकर दिया जाए NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड। अब NaOX को जरा आप समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आपको ये दिया जाता है क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा कि हो सकता है आपको रिएजेंट कंडीशन जो X2 प्लस NaOH है वो इस फॉर्मेट में दी जाए, NaOX के फॉर्मेट में। तो ध्यान देना, NaOX मतलब ये कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है इसकी जगह वो यहां पर आपको लिखकर दे दे NaOX, बात वही है। अब ये बात वही कैसे, जरा आप ध्यान देना। देखो सोडियम हाइपोहैलाइड की अगर बात की जाए तो शायद आपने पढ़ा हो कि सोडियम हाइपोहैलाइड जो होता है इसे कभी भी लेबोरेटरी में बनाकर नहीं रखा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी के सिमिलर रिएजेंट है। आप याद करो HOBr तो हमने भी डिस्कस किया है पार्ट 2 में। HOBr कभी भी आपको लेबोरेटरी में बना हुआ नहीं मिलेगा। HOBr इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिट्यू,
याद करें ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक वैसे ही NaOX को भी बनाकर नहीं रखा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, इसे भी ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाया जाता है। और देखो जैसे हम बात करते हैं HOBr के लिए, जैसे हम बात करते हैं कि HOBr के लिए हम मिक्स करते हैं ब्रोमीन प्लस वाटर, HOBr के लिए हम मिक्स करते हैं रिएक्शन में ब्रोमीन प्लस वाटर। अगर इसकी जगह आपके पास NaOBr हो, अगर इसकी जगह आपके पास NaOBr हो तो इसके लिए आपको क्या मिक्स करना पड़ेगा, ब्रोमीन प्लस वाटर की जगह यहां पर मिक्स करना पड़ेगा NaOH। और आप सोचिए अगर मैं आपको लिख कर देता हूं NaOBr, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 2 में कि अगर मैं आपको HOBr लिख कर देता हूं तो टेक इट एज ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक वैसे ही अगर आपको रिएक्शन में NaOBr लिख कर दिया जाए तो टेक इट एज ब्रोमीन प्लस NaOH, या अगर NaOX लिख कर दिया जाए तो टेक इट एज X2 प्लस NaOH। मतलब बात तो वही आ गई ना, X2 प्लस NaOH। तो ध्यान देना NaOX इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिtu। और अगर आपको यह कहा जा रहा है कि अ कंपाउंड हैज बीन रिएक्टेड विद NaOX, और अगर NaOX का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब कंपाउंड के साथ में हमने NaOX मिक्स नहीं किया होगा, हमने क्या मिक्स किया होगा, X2 प्लस NaOH मिक्स किया होगा। मतलब वही बात आ गई। और इवन आप देखो इस सोडियम हाइपोहैलाइड को, इस सोडियम हाइपोहैलाइड को आप ध्यान देना, इस सोडियम हाइपोहैलाइड को आपको कई बार और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए, आपको कई बार और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए लिखकर दिया जाता है OX माइनस। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को अगर इस रिएक्शन में यहां पर एरो पर OX माइनस लिखकर दे दिया जाए तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को तो ये समझ में नहीं आएगा कि OX माइनस के साथ में इस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन है कौन सी। लेकिन एक्चुअल में अगर बात की जाए तो वो रिएक्शन भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है। आप सोचिए यहां पर आपको इसमें OX माइनस अगर लिखकर दिया है तो केवल मेटल ही तो शो नहीं किया है ना। अरे भाई जो यहां पर Na प्लस शो किया हुआ है वो मेटल ही तो इसमें शो नहीं किया है ना। कोई बात नहीं, अगर इसमें आपको यहां पर NaOX की जगह केवल OX माइनस लिखकर दे दिया जाए, ये मेटल शो नहीं किया जाए तो कोई बात नहीं, हेलोफॉर्म बनेगा। और ये जो सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा उसमें आप भी मेटल शो ना करें। भाई यहां पर अगर Na उसने नहीं लिखा है तो आप भी यहां पर Na मत लिखो, लेकिन है तो वही हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ध्यान देना ये जो हाइपोहैलाइड आयन है, हाइपोहैलाइड आयन, भाई ये तो है सोडियम हाइपोहैलाइड। कई बार ये मेटल हटा करके केवल हाइपोहैलाइड आयन ही आपको लिखकर दे दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि OX माइनस कैसे मिलेगा आपको, बाय द रिएक्शन ऑफ OH माइनस एंड X2। मतलब पॉइंट वही है, X2 एंड एल्कलाइन मीडियम। क्लियर बात ये। एक रिएजेंट कंडीशन और आपको गिवन हो सकती है, फॉर्मेट आपको ये भी हो सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर आपको दे सकता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। अब आप सोचिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर अगर आपको दिया है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोचिए अगर इनकी रिएक्शन से क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही तो कंडीशन होगी हेलोजन प्लस एल्कलाइन मीडियम। तो आप सोचिए हेलोफॉर्म रिएक्शन का क्वेश्चन आपसे कितने तरीके से पूछा जा सकता है। केवल रिएजेंट को लिखने का तरीका ही चेंज कर दिया जाए तो 6 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। हर क्वेश्चन में मैं करूंगा क्या, CH3COG कंपाउंड तो यही रखूंगा CH3COG। इस एरो पर मैं एक बार लिख दूंगा X2 प्लस NaOH, बन गया क्वेश्चन। एक बार मैं लिख दूंगा X2 प्लस एल्कलाइन मीडियम, बन गया सेकंड क्वेश्चन। एक बार मैं लिख दूंगा X2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, थर्ड क्वेश्चन। NaOX फोर्थ क्वेश्चन, OX माइनस फिफ्थ क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर सिक्स क्वेश्चन, बन गए 6 क्वेश्चन। सब में मैंने एक ही बात पूछी है हेलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन 6 क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में, रिएजेंट को लिखने का तरीका केवल चेंज कर दिया हमने। तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट आपको किस किस फॉर्मेट में दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये तो बात होगी रिएजेंट की, राइट। अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा भाई कंपाउंड के सामने हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, कंडीशन में हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे कि या तो कंपाउंड में ऑलरेडी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसा बनने के लिए तैयार हो। अब मान लो कोई कंपाउंड हमारे पास आ जाए और वो हमें ये कहे कि भाई मैं ऐसा तो नहीं हूं बट मैं ऐसा बनने के लिए तैयार हूं, तो हम कहेंगे वेलकम, आप भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन वो कंपाउंड हमसे ये तो पूछेगा ना कि मैं ऐसा बनने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन ऐसा बनने के लिए आप फैसिलिटीज क्या देंगे। क्योंकि आप सोचिए एक कंपाउंड जो ऐसा नहीं है
वो अगर इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो एक कंपाउंड अगर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन के थ्रू ही तो कन्वर्ट होगा ना। और भाई हवा में तो अपने आप थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में रिएक्शन के थ्रू ही कन्वर्ट होगा। तो जो कंपाउंड ऐसा नहीं है वो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इस कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास फैसिलिटीज क्या है, मतलब क्या क्या प्रोसेस आप रिएक्शन में मुझे अवेलेबल करवाएंगे जिसके थ्रू मैं ऐसा बन जाऊं। तो हम ये कहेंगे कि भाई आपको ऐसा बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, हमारी रिएक्शन में 3 फैसिलिटीज हैं, इस हैलोफॉर्म रिएक्शन में 3 फैसिलिटीज हैं। वो 3 फैसिलिटीज क्या है देखो, एक फैसिलिटी तो है हैलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, एक फैसिलिटी है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और एक फैसिलिटी है ऑक्सीडेशन। आप ध्यान देना, प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर हैलोजनेशन थ्रू एसिड बेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। हम ये कह सकते हैं जो कंपाउंड ऑलरेडी CH3CO में अवेलेबल नहीं है, जो कंपाउंड इस यूनिट में प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो कंपाउंड ऐसा बनने के लिए तैयार है तो हम कह सकते हैं भाई ऐसा बनने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस इस रिएक्शन में हो सकता है। भाई देखो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या है, H2+NaOH। हमने कहा एल्कलाइन हैलोजनेशन थ्रू एसिड बेस का प्रोसेस इसमें अवेलेबल है, उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, H2+NaOH। हमने कहा इसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है, उसके लिए OH- अवेलेबल है। और हमने कहा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी भी है। हाँ एक बात ध्यान देना, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमारी रिएक्शन में 3 प्रोसेस की फैसिलिटी है तो इनमें से किसी भी प्रोसेस में रिएजेंट कौन सा काम आएगा, रिएजेंट वही काम आएगा H2+NaOH। आप ये नहीं अपनी इच्छा से कोई दूसरा रिएजेंट मिक्स कर दोगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट तो फिक्स है H2+NaOH, जो भी करना है इसी रिएजेंट को करना है। तो क्वेश्चन है ये H2+NaOH क्या क्या कर सकता है, तो हमने कहा भी H2+NaOH 3 काम कर सकता है। ये हैलोजनेशन थ्रू एसिड बेस कर सकता है, वो तो आप देख ही चुके हो। ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर चुका है, वो भी आप देख चुके हो। और ये रिएजेंट H2+NaOH एक काम और कर सकता है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कैसे कर सकता है ये देखना बाकी है, मैं आपको बताता हूं। देखो जब आप H2+NaOH मिक्स करते हैं ना तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं। H2+NaOH will react with each other to form NaOX plus NaX plus water। आप ध्यान देना, H2 और NaOH आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NaOX plus NaX plus water। और ध्यान देना ये जो NaOX बना ये आगे डिस्प्रोपोर्शनेट होकर देता है NaX एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये NaOX यहां पर ऑक्सीजन देने का काम करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देने का काम करेगा, और ये ऑक्सीजन जब कंपाउंड में ऐड होगा तो उस कंपाउंड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमारा रिएजेंट कौन है हैलोफॉर्म रिएक्शन का, H2+NaOH। हमारा रिएजेंट क्या क्या काम कर सकता है, तो हमारा रिएजेंट कंपाउंड का हैलोजनेशन कर सकता है एसिड बेस के थ्रू, वो कंपाउंड का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर सकता है, या फिर वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। इस तरीके से आ रही बात समझ में? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि कोई कंपाउंड अगर ये कहे कि भाई मैं ऐसा तो नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा बनने के लिए आप मेरे साथ करेंगे क्या क्या, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, आपका हैलोजनेशन कर सकते हैं थ्रू एसिड बेस, और जरूरत पड़ी तो आपका ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इन 3 प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस को यूज करके, ऐसा हो सकता है कि किसी एक प्रोसेस को यूज करें, 2 प्रोसेस को यूज करें, तीनों ही प्रोसेस को यूज करें, अगर आप इन 3 प्रोसेसेस में से कितने भी प्रोसेसेस को यूज करके इस यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बस अब हमें यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं जो इन प्रोसेस के थ्रू रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर हो रही बात ये? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो कंपाउंड्स विच कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है CH3COG। अगर कंपाउंड में CH3COG है तो वो कंपाउंड हैलोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा वो तो मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं उन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं जो ऐसे तो नहीं है बट 3 प्रोसेस के थ्रू, ये जो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया इनमें से किसी भी प्रोसेस को यूज करके रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे? आप ध्यान देना, एक बात सोचिए, अगर हम बात करें कि हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी है, ध्यान देना उसके लिए कोई मैं अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कर रहा हूं। H2+NaOH ये ऑक्सीडेशन का काम करेंगे। कैसे?
X2 और NaOH रिएक्ट करके बनाएंगे NaOX और वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर देगा नेसेंट ऑक्सीजन, वहां से ऑक्सीडेशन होगा। तो अब आप ध्यान देना, अगर हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी है तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल कैन आल्सो शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर तो अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये अल्कोहल CH3CHOHG कैन आल्सो शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। कैसे शो करेगा? हमने कहा भाई हमें तो CH3CO चाहिए, तो इसमें CH3CO तो नहीं है, लेकिन ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बन जाएगा। बोले कैसे बन जाएगा? ऑक्सीडेशन के थ्रू। बोले ऑक्सीडेशन कैसे होगा? हमारा रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर सकता है ना भाई, हमारा रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर सकता है इस तरह से। तो आप ध्यान देना, अगर आप ये अल्कोहल ले लें तो अल्कोहल पहले क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ये अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो क्या मैं कह सकता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन है ना। एग्जैक्टली होगा क्या? देखो ये अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो ओवरऑल इसमें से -H2O, ये H2 एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहां से दोनों हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COG में, बन गया रिक्वायर्ड यूनिट। तो आप सोचिए, अगर ये अल्कोहल इस रिक्वायर्ड यूनिट पे कन्वर्ट हो सकता है तो फिर तो ये अल्कोहल भी रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी है। अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा भाई ये अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, तो पॉइंट है कि सर ये एकदम ऐसे कैसे अल्कोहल माइंड में आ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये अल्कोहल शो करेगा? आप सोचिए, हमने कहा भाई अगर हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी है तो क्या मैं कह सकता हूं, फिर तो जिस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ये बन सकता हो वो कंपाउंड भी तो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी है और जिस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ये बन सकता है, आप वो कंपाउंड ले आओ, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बोले हमें कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन से ये बनता है? हमें कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन से ये बनता है? पता चल जाएगा, जरा इस कंपाउंड को रिड्यूस करो, क्योंकि जिसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है इसके रिडक्शन से वही तो बनेगा। अरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिवर्स प्रोसेस ही तो होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ये बनता है, हमें वो कंपाउंड चाहिए, तो जरा इसका रिडक्शन कर दो, आपको वही कंपाउंड मिल जाएगा। रिडक्शन में क्या करेंगे? पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों पर हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ये अल्कोहल बनेगा। तो अगर इसके रिडक्शन से ये अल्कोहल बनता है, मतलब इसके ऑक्सीडेशन से ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हो रही बात ये? तो CH3CHOH G by oxidation will convert into required unit and that required unit will finally convert into haloform। आया समझ में? तो क्योंकि हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी है, इसलिए अल्कोहल भी ये रिएक्शन शो कर सकता है। और देखो अल्कोहल में भी CH3 ग्रुप तो वही है, CH3 तो फिक्स है, क्योंकि यही तो CH3 होगा जो अल्टीमेटली हैलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अब आप ध्यान देना, अगर अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं तो फिर तो हैलाइड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। बोले हैलाइड कैसे शो करेंगे? आप जरा सोचिए, हमारी रिएक्शन में एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की फैसिलिटी भी तो है ना। अरे भाई हमारी रिएक्शन में एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की फैसिलिटी भी तो है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस समझ रहे ना? अटैक ऑफ OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी तो फैसिलिटी है। अरे NaOH आप ले रहे हैं तो क्या होगा? अगर आपने हैलाइड लिया तो पहले ध्यान देना, पहले इस हैलाइड का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और फिर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होगा इसमें और फिर ये आगे हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अल्टीमेटली आप ध्यान देना, वी कैन हैव 3 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, CH3CHX, CH3CHOH एंड CH3CO। आया समझ में? ये 3 कैटेगरीज आपके पास ऐसी हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करती है। आया समझ में? क्लियर हो रही बात ये? अब आप ध्यान देना, देखो कैसे शो करेंगे, क्लियर हो गया ना? अगर आप CH3CHX लेते हैं तो पहले इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद में आपको रिक्वायर्ड यूनिट मिल जाएगी और रिक्वायर्ड यूनिट के बाद में तो मैंने आपको 3 प्रोसेस बताया, एल्कलाइन हैलोजिनेशन थ्रू एसिड बेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड एसिड बेस। ये रिक्वायर्ड यूनिट हैलोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है वो तो 3 प्रोसेस में आपको होता है ना, हैलोजिनेशन थ्रू एसिड बेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड एसिड बेस। तो इस तरह से आप कह सकते हैं these 3 category of compounds will show हैलोफॉर्म रिएक्शन। आया समझ में? अब आप ध्यान देना, देखो इन 3 कैटेगरीज को माइंड में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं और यूजुअली स्टूडेंट क्वेश्चन करते करते उनको याद भी हो जाता है कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकती है। बोले कौन सी 3 कैटेगरीज? CH3CHX, CH3CHOH एंड CH3CO।
CH3CHX, CH3CHOH and CH3CO. These are three category of compounds that can show haloform reaction. और ये देखो वैसे तो कंसेप्चुअल है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि क्यों ये कंपाउंड haloform reaction शो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं भी आपको इनफैक्ट एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को फास्ट करने के लिए आप तो डायरेक्ट इनको माइंड में रख लो, CH3CHX, CH3CHOH and CH3CO will show haloform reaction. लेकिन अब यहां पर पॉइंट आता है ग्रुप जी का, क्योंकि इन सब में ये जो ग्रुप जी प्रेजेंट है, मैंने आपसे कहा भाई जी इज अ वेरिएबल यूनिट, और ये अगर एक वेरिएबल यूनिट है तो पता नहीं कितनी यूनिट्स हो सकती हैं, कुछ भी अटैच हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, हम कितनी यूनिट्स याद रखेंगे? जी को आप याद नहीं रख सकते, देखो, क्योंकि जी तो बहुत सारे कंपाउंड, ठीक है कंपाउंड्स में तो कैटेगरीज लिमिटेड है, तीन ही है, CH3CHX, CH3CHOH, CH3CO याद हो गया, लेकिन जी ग्रुप तो एक लंबी लिस्ट हो सकती है ग्रुप जी की, तो हम कितने ग्रुप याद रखेंगे? जी को आपको याद नहीं रखना है, जी को आप कंसेप्चुअली चेक करोगे। बोले कैसे चेक करेंगे? क्या जी कुछ भी हो चलेगा? देखो कुछ भी हो चलेगा ऐसा भी नहीं है, अगर कुछ भी हो चलेगा तो फिर तो याद रखना ही नहीं था ना, फिर तो जी के बारे में सोचना ही नहीं था। लेकिन जी के बारे में भी सोचना तो है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि वॉट एवर इज द ग्रुप जी दिस कंपाउंड विल शो रिएक्शन। नो, जी की कुछ कंडीशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। अब क्या कंडीशंस है, क्या लिमिटेशंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। यस, आप ध्यान देना। देखो जी के लिए दो लिमिटेशंस है, और इसमें हम बात करेंगे लिमिटेशन नंबर 1, लीविंग टेंडेंसी ऑफ जी शुड बी लेस देन CX3। एक तो यहां पर कंडीशन ये रहेगी कि जो ग्रुप जी है उसकी लीविंग टेंडेंसी CX3 से कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, जरा इस कंसेप्ट को समझिए। आप देखो, जब यहां पर मैंने एसिड रिएक्शन की बात की थी, मैंने कहा OH माइनस एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, CH3 लीव करेगा। तो एक पॉइंट यहां पर यह भी तो बनता है कि अगर CH3 लीव कर सकता है तो फिर तो यहां से ग्रुप जी भी लीव कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि क्लोज तो लीव CH3 करेगा, जी करेगा, कैसे पता चलेगा? और हम क्या चाहते हैं? देखो ये बात तो सही है कि जैसे यहां पर CH3 लीव कर सकता है वैसे ग्रुप जी भी लीव कर सकता है। हम क्या चाहते हैं? तो हम तो ये चाहते हैं कि CH3 लीव करे, क्योंकि CH3 लीव करेगा तभी तो एसिड बेस के थ्रू एलोफोम बनाएगा। तो फिर तो यहां पर एक कंडीशन बना देते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हर बार CH3 ही लीव करे, जी लीव ना करे, तो मतलब CH3 की जो लीव करने की टेंडेंसी है, CH3 की जो लीव करने की टेंडेंसी है वो ग्रुप जी से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ग्रुप जी की जो लीविंग टेंडेंसी है दैट शुड बी लेस देन CH3। CH3 की लीव करने की टेंडेंसी ग्रुप जी से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हर बार CH3 लीव करे ताकि हेलोफॉर्म बने। आ रही बात समझ में? अब आप देखो, कोई भी ग्रुप जी अगर आपको दिया है तो लीविंग टेंडेंसी CH3 की ज्यादा है या जी की ज्यादा है, वो तो आप चेक कर ही सकते हो, बिकॉज लीविंग टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन बेस स्ट्रेंथ। जो वीकर बेस होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। अगर CH3 माइनस वीकर बेस है, अगर CH3 माइनस जी माइनस से वीकर बेस है तो CH3 लीव करेगा, और अगर G माइनस CH3 माइनस से वीकर बेस है तो फिर G माइनस लीव करेगा। फिर तो आ रही बात समझ में? तो कौन बेटर लीविंग ग्रुप होगा वो चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। CH3COCl। अब आप ध्यान देना, अगर बात की जाए CH3CO है प्रेजेंट CH3CO, क्या मैं कह सकता हूं अगर कंपाउंड में CH3CO जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने कहा दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट फॉर अ कंपाउंड टू शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, इस कंपाउंड में CH3CO प्रेजेंट है, बट स्टिल दिस कंपाउंड कैन नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। क्वेश्चन है दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर ग्रुप जी की है। दिक्कत यहां पर ग्रुप जी के, जरा देखो जी के फॉर्म में यहां पर Cl दिया हुआ है, और क्या मैं कह सकता हूं Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप देन CH3। Cl माइनस तो वीकर बेस होगा CH3 माइनस से, आप चेक करके देख लो। तो Cl यहां पर बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और अगर Cl लीव कर गया तो आप सोचिए इस एसिड रिएक्शन में अगर G बेटर लिविंग ग्रुप हुआ तो OH माइनस का अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, वो ग्रुप G चला गया, और G अगर चला जाएगा तो CH3 यहीं रह जाएगा, और CH3 अगर यहीं रह जाएगा तो हेलोफॉर्म कौन बनाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर बार CH3 ही लीव करे, इसके लिए हमने कंडीशन बना दी
कि जो CH3 है उसकी लीविंग टेंडेंसी यहां पर ग्रुप G से ज्यादा होनी चाहिए। और किसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा है, CH3 की या G की, वो तो आपको चेक करना आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ, जो वीकर बेस होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। उसका मैंने एक एग्जांपल बताया कि CH3COCl cannot show haloform reaction because Cl is better leaving group than CH3। ये पहली लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, if H is attached with the atom of group G which is directly attached to CO group, it should be less acidic than hydrogen of CH3। एग्जांपल से समझे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान देना, मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, अब जरा देखो, मैंने यहां पर ग्रुप G के फॉर्म में क्या लिया है, OH। भाई CH3CO ये तो रिक्वायर्ड यूनिट होगी, और यहां पर G के फॉर्म में क्या है, OH है। और अब जरा देखो, ये यहां पर ग्रुप G के फॉर्म में प्रेजेंट है, और क्या मैं कह सकता हूं, ग्रुप G का वो एटम जो CO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। जरा देखो, G का कौन सा एटम CO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, आंसर है ऑक्सीजन। द एटम ऑफ ग्रुप G which is directly attached with CO group, it is oxygen। ध्यान देना, if H is attached with the atom of group G which is directly attached to CO group, ग्रुप G का वो एटम जो CO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर वहां पर H प्रेजेंट है तो हम चाहेंगे कि ये जो H है वो इस CH3 के हाइड्रोजन से लेस एसिडिक होना चाहिए। बोले अगर इधर वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक हुआ तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है, जरा देखो, हमने कहा भाई इस रिएक्शन में जब कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले यहां पर हुआ एसिड बेस, OH- एज अ बेस इस H को रिमूव करेगा, राइट। अब आप सोचिए, अगर इस वाले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ग्रुप G के साइड में जो हाइड्रोजन है अगर वो ज्यादा एसिडिक हुआ तो एसिड बेस तो वहां हो जाएगा ना। फिर तो आप सोचिए, ये जो एसिड बेस का प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हुआ है, अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड अगर मैं ले लेता हूं तो OH- जब एसिड बेस करेगा तो बताओ पहले CH3 पर करेगा पहले OH पर करेगा। जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा OH- तो उसी को हटाएगा, तो ज्यादा एसिडिक तो ये H है, तो फिर तो यहां से H को हटाएगा, और अगर यहां से H को हटाएगा तो फिर तो ये अनायन बनेगा, और ये अनायन बना तो दिक्कत है। अब जरा ध्यान देना, कई बार एक पॉइंट आता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एसिड बेस इस साइड हो जाएगा अगर इस साइड वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हुआ, ये बात तो सही है, कोई बात नहीं। कई बार ये पॉइंट में आता है कोई बात नहीं ना, यहां एसिड बेस हो जाने दो, एक बार यहां हो जाएगा तो उसके बाद में यहां हो जाएगा, हाइड्रोजन तो ये भी एसिडिक है, तो कोई बात नहीं, बाद में यहां पर एसिड बेस हो जाएगा, जल्दी किसको है, बाद में थोड़ा सा एल्फॉर्म बन जाएगा। ध्यान देना, अगर हम ये सोच रहे हैं कि पहले यहां एसिड बेस हो जाएगा बाद में यहां हो जाएगा, तो यहां अगर एसिड बेस हुआ तो यहां पर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि जरा सोचिए, अगर यहां पर एसिड बेस हुआ तो ये जो अनायन है COO-, ये अनायन तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करेगा, और ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होगा वो तो इस हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को, इस हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और हाइड्रोजन का अगर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो वहां पर फिर एसिड बेस फिजिबल नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो दिक्कत है भाई, इस साइड वाला H इस साइड वाले H से कम एसिडिक होना चाहिए ताकि एसिड बेस इधर ही हो। इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर, if hydrogen is attached with the atom of group G which is directly attached to CO group, it should be less acidic than hydrogen of CH3। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम तभी होगी जब ग्रुप G का वो एटम जो CO से डायरेक्टली अटैच्ड है वहां पर H ज्यादा एसिडिक हो। अगर ये दूर होता ना तो दिक्कत नहीं होती। कैसे, जरा देखो, ये अगर दूर होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब जरा देखो, यहां पर इस बार मैंने इसे ग्रुप G के फॉर्म में लिया है। अब आप देखो, इस G में भी H प्रेजेंट है, और आप देख सकते हो कि दिस H इज मोर एसिडिक देन दिस H, बट स्टिल इट विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस बार जो हमारी रिक्वायर्ड यूनिट है CH3CO, जरा देखो, ग्रुप G का वो एटम जो CO से डायरेक्टली अटैच्ड हो वहां पर H नहीं है, इस बार H दूर है। हालांकि ये H इससे ज्यादा एसिडिक है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब यहां पर बेस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा तो नो डाउट यहीं से हटाएगा, ये अनायन बनेगा, कोई बात नहीं, यहां से हटाएगा और बाद में यहां से भी हटाएगा। क्वेश्चन है, अब यहां से क्यों हटा देगा? क्योंकि इस बार जो CH3COO- है वो CH3 से डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में CO ग्रुप आ रहा है, और इसका रिलीजिंग इफेक्ट यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अरे भाई, बीच में CO ग्रुप आ गया ना, जबकि यहां पर तो CH3COO- डायरेक्ट CH3 पर रिलीजिंग इफेक्ट शो कर रहा था। तो अल्टीमेटली आप ध्यान देना,
CO ग्रुप के एक साइड तो CH3 ग्रुप है और एक साइड ग्रुप G है। अब ग्रुप G का वो एटम जो CO के डायरेक्ट कांटेक्ट में यहां पर अगर H प्रेजेंट है तो हम चाहेंगे कि वो H इस CH3 से लेस एसिडिक होना चाहिए, अदरवाइज नो हैलोफॉर्म रिएक्शन। आ रही बात समझ में? क्लियर बात है? हाँ, इस साइड वाला H ज्यादा एसिडिक हो सकता है लेकिन वो CO ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए जैसे ये। तो इस केस में आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल CH3COOH, CH3CONH2, ये कंपाउंड्स आपके पास ऐसे हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे। These compounds cannot show हैलोफॉर्म रिएक्शन क्योंकि इसमें इस साइड वाले हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा एसिडिक है। हाँ, लेकिन बट CH3COOH, this compound will show हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो ये ग्रुप जी की कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बताई हैं। इन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि ग्रुप जी क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। क्लियर बात है? तो अल्टीमेटली आप देखो CH3CHX, CH3CHOH and CH3CO, these three category of compounds will show हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें ग्रुप जी इन दो लिमिटेशंस को फुलफिल करना चाहिए, इन दो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। अब आप देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि ग्रुप जी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके लिए मैंने दो कंडीशंस आपको बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ग्रुप जी के लिए आप 3 यूनिट याद रख लो। if G is H R pH, compound will show हैलोफॉर्म रिएक्शन। बस आप ये माइंड में रखो कि अगर मुझे ग्रुप जी के फॉर्म में H, R या pH मिला तो वो कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। उसके लिए मुझे ग्रुप जी की ये दो लिमिटेशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बोले सर इसकी जरूरत क्या है? आपने तो कंडीशंस बता दी ना, कंसेप्चुअल बात है, फिर हम उन 3 को माइंड में क्यों रखें? इसलिए ताकि आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग फास्ट हो जाए, क्योंकि यूजुअली ग्रुप जी के फॉर्म में आपको H, R या pH ही दिया जाता है। इसलिए केवल मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि ग्रुप जी के फॉर्म में आप 3 यूनिट तो माइंड में रख ही लो। H, R या pH अगर है ग्रुप जी के फॉर्म में तो मैं इन दो लिमिटेशंस को चेक नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम सेव करूंगा। मुझे पता है कि H, R या pH है तो वो इन लिमिटेशंस को फुलफिल करते हैं, कंपाउंड विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्योंकि आप सोचिए अगर आपने वो 3 यूनिट याद रख ली, H, R या pH, ग्रुप जी के फॉर्म में मैंने आपसे कहा H, R या pH है तो कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो आप सोचिए कितने सारे कंपाउंड्स तो आपके वैसे ही कवर हो गए। सुनिए CH3CHX, अब आप सोचिए यहां पर अगर G के फॉर्म में H, R या pH है, कंपाउंड विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसे यहां पर G के फॉर्म में H, R या pH है, कंपाउंड विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसे यहां पर G के फॉर्म में H, R या pH है, कंपाउंड विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। 3 + 3 + 3 9 कंपाउंड्स तो यही हो गए। और कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको यहां पर बता दिए जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये कुछ 12-13 कंपाउंड मैंने आपको बताए, इसी से मैं आपको बता रहा हूं आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, अगर जी फिर भी आपको कोई नई यूनिट आ जाए तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो याद रखने के लिए बाद में कह रहा हूं, कंसेप्ट मैंने आपको पहले दिया है। आप जी की 2 कंडीशंस चेक करो, इन 2 कंडीशंस के साथ में आप चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंसेप्ट है। सो विच कंपाउंड कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है, राइट?